राजा रवि वर्मा, ये एक आर्ट है। तो बेसिकली अब यहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो यूरोपीय शैली थी उसको अब, क्योंकि इंडियन शैली तो वो थी नहीं, वो तो यूरोपीय शैली का मिक्सचर थी। तो जब 19वीं सेंचुरी आती है, जब आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है, तब सारी यूरोपीय चीज़ों का, अंग्रेज़ों की चीज़ों का बहिष्कार कर दिया जाता है। तो उसी टाइम में ये भी आर्ट जो थी, इसका भी थोड़ा हम लोगों को ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि ये इंडियन आर्ट नहीं थी, इसलिए इसको लोग कहते थे कि ये हमारी भारतीय कला नहीं है, तो इसे वो मान्यता नहीं मिली। तो लोग फिर ये चाहने लगे कि हम अपनी ही भारतीय कला को विकसित करें। तो यहाँ पे इस आर्ट को छोड़कर बंगाल स्कूल की स्थापना होती है, इस सोच को लेकर कि हम अपनी इंडियन आर्ट को ही डेवलप करेंगे, अपनी आर्ट के कल्चर को ही डेवलप करेंगे, यूरोपीय शैली को मतलब इतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं देंगे। और इसी 19वीं शताब्दी में कैमरा वगैरह चल गए थे, तो फोटोग्राफी चल गई थी, तो इंसान आर्ट से कुछ दूर हटता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि जब कैमरा चल गए तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी फ़ोटो अपनी मिल जाती थी देखने के लिए, जो कि एक रियलिस्टिक आर्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। इसलिए लोग थोड़ा कम प्रभाव इसका देखने को मिलता है। और इंडियन कल्चर की आर्ट चाहते थे भारत के लोग, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय शैली का और यूरोपीय चीज़ों का बहिष्कार किया था, तो इसलिए बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया, ये एक बार हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में छाया चित्रण यानी फोटोग्राफी के आने के साथ चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैमरा वगैरह चल गए थे, फोटोग्राफी होने लगी थी, तो ये जो यूरोपीय शैली थी, इसका थोड़ा छाया चित्रण जिसको बोलते हैं, वो होता है बेसिकली स्केचिंग या फेस पेंटिंग, जैसे पोर्ट्रेट बोलते हैं वो, तो उसमें हम लोगों को थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कैमरा द्वारा अधिक वास्तविक दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आर्ट होती है और एक फ़ोटो होती है, बेसिकली आप जानते हैं कि इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। फ़ोटो बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाती है और एकदम रियलिस्टिक होती है, बट आर्ट में टाइम भी लगता है और उसको एक कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और वो इतनी रियलिस्टिक भी नहीं होती। तो लोगों का रुझान थोड़ा-सा इस छाया चित्रण से कम होने लगा, तैयार किए जाने लगे। हालाँकि ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला विद्यालयों में तैलीय रंगों का प्रयोग किए गए। तैलीय रंग उन्हें किन्हें कहते हैं? अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, ऑयल कलर जो होते हैं उनको तैलीय रंग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑयल कलर होते हैं वो इंडियन आर्ट से रिलेटेड नहीं है, वो यूरोपीय शैली के हैं ऑयल कलर, जो कि यूरोप से लाए गए थे। तो जो अकादमिक शैली के चित्रों में प्रयोग में लाए जाते थे, इनमें भारतीय विषयों को चित्रित करने के लिए यूरोपीय तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। यानी ये जो ऑयल कलर हम लोग यूज़ करते हैं ना पोर्ट्रेट पेंटिंग में, वो होते हैं यूरोपीय शैली के। इस प्रकार की चित्रकला के सबसे सफल उदाहरण कला स्कूल के बाहर पाए गए हैं। मतलब जो अंग्रेज़ों ने आर्ट स्कूल बनवाए थे, उनके बाहर हम लोगों को इन रंगों का प्रयोग देखने को मिल सकता है और मिला है, और बस यही है कि इसमें इन कलर का प्रयोग होता था। इस प्रकार की शैली केरल में श्रवणकुंड राज्य के राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्रों में दिखाई देती है। यानी केरल का जो श्रवणकुंड है, वहाँ के जो राजा थे रवि वर्मा, उनके द्वारा जो चित्र निर्मित किए गए हैं, उनमें हमें ऑयल कलर का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि ये आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, तो इसमें ऑयल कलर का